अब चलिए गद्यांश नंबर 3 पर। एक परित्यक्ता दूसरे दर्जे की स्टेज अभिनेत्री का बेटा होना, बाद में भयावह गरीबी और मां के पागलपन से संघर्ष करना, साम्राज्य, औद्योगिक क्रांति, पूंजीवाद तथा सामंतशाही से मगरूर एक समाज द्वारा दुर्दराया जाना, इन सबसे चैपलिन को वे जीवन मूल्य मिले जो करोड़पति हो जाने के बावजूद अंत तक उनमें रहे। अपनी नानी की तरफ से चैपलिन खाना बदोशों से जुड़े हुए थे और यह एक सुदूर रोमानी संभावना बनी हुई है कि शायद उस खाना बदोश औरत में भारतीयता रही हो, क्योंकि यूरोप के जिप्सी भारत से ही आए थे और अपने पिता की तरफ से वे यहूदी वंशी थे। इन जटिल परिस्थितियों ने चार्ली को हमेशा एक बाहरी घुमंतु चरित्र बना दिया। वे कभी मध्य वर्गीय, बुजुर्गा या उच्च वर्गीय जीवन मूल्य ना अपना सके। यदि उन्होंने अपनी फिल्मों में अपनी प्रिय छवि ट्रैम्प यानी बद्दू, खाना बदोश, आवारा गर्द की प्रस्तुति की है तो उसके कारण उनके अवचेतन तक पहुंचते हैं। अब इस गद्यांश के आधार पर किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं? तो प्रश्न नंबर 1 है कि चार्ली का बचपन कैसे बीता? तो चार्ली का बचपन अत्यंत कष्टों में बीता। वह साधारण परित्यक्ता स्टेज अभिनेत्री का बेटा था। परित्यक्ता यानी जिसे पति ने छोड़ दिया था। उसे गरीबी व मां के पागलपन से संघर्ष करना पड़ा। उसे पूंजीपतियों व सामंतों के द्वारा दुत्कारा भी गया। इस प्रकार चार्ली का बचपन बीता। प्रश्न नंबर 2, चार्ली के घुमंतु बनने का कारण क्या था? स्पष्ट है कि मां की मृत्यु के बाद चार्ली की नानी खाना बदोश थी। वह बचपन से ही बेसहारा रहा। मां के पागलपन, समाज का दुत्कार, इस कारण उसे कोई संस्कार नहीं मिले। वह जटिल परिस्थितियों के कारण अपनी नानी के साथ जीवन गुजारता रहा और उनकी नानी खाना बदोश थी। इस कारण से वह भी घूमता रहा और घुमंतु बन गया। प्रश्न नंबर 3, चैपलिन के जीवन में कौन कौन से मूल्य अंत तक बने रहे? तो चार्ली ने अपने जीवन में जो कुछ भी भोगा उसके कारण उसके जो मूल्य प्राप्त हुए वे अंत तक बने रहे। तो वे निम्नलिखित मूल्य हैं जो उनके जीवन में अंत तक बने रहे, जिनसे वे कभी अलग नहीं रह सका। एक परित्यक्ता व दूसरे दर्जे की स्टेज अभिनेत्री का बेटा होना, भयावह गरीबी व मां के पागलपन से संघर्ष करना, साम्राज्यवादी व पूंजीवादी समाज द्वारा दुत्कारा जाना, इन सारी परिस्थितियों के बीच में चार्ली को कुछ ऐसे गुण मिले जिसे वे अपने जीवन के अंत तक छोड़ नहीं पाए। अब आप देखिए चौथा प्रश्न, चार्ली के जीवन में भारतीयता के संस्कार थे, कैसे? स्पष्ट है, बताया गया अभी आपने पढ़ा कि चार्ली की नानी खाना बदोश थी। ये खाना बदोश कभी भारत से ही यूरोप में गए थे तथा जिप्सी कहलाए थे। चार्ली ने भी घुमंतुओं जैसा जीवन जिया तथा फिल्मों में उसे प्रस्तुत भी किया। इस कारण उसके जीवन में भारतीयता के संस्कार मिलते हैं। मित्रों आइए अब गद्यांश नंबर 4। चार्ली पर कई फिल्म समीक्षकों ने नहीं, फिल्म कला के उस्तादों और मानविकी के विद्वानों ने सिर धुने हैं और उन्हें नेति नेति कहते हुए यह भी मानना पड़ता है कि चार्ली पर कुछ नया लिखना कठिन होता जा रहा है। दरअसल सिद्धांत कला को जन्म नहीं देते। कला स्वयं अपने सिद्धांत या तो लेकर आती है या बाद में उन्हें गढ़ना पड़ता है। जो करोड़ों लोग चार्ली को देखकर अपने पेट दुखा लेते हैं, उन्हें मेल ओंटिगर या जेम्स एजी की बेहद सारगर्भित समीक्षाओं से क्या लेना देना?
वे चार्ली को समय और भूगोल से काट कर देखते हैं और जो देखते हैं उसकी ताकत अब तक ज्यों की त्यों बनी हुई है। यह कहना कि वे चार्ली में खुद को देखते हैं दूर की कौड़ी लाना है, लेकिन बेशक जैसा चार्ली वे देखते हैं वह उन्हें जाना पहचाना लगता है। जिस मुसीबत में वह अपने को हर 10वें सेकंड में डाल देता है वह सुपरिचित लगती है। अपने को नहीं, लेकिन वे अपने किसी परिचित या देखे हुए को चार्ली मानने लगते हैं। अब इसमें फिल्म समीक्षकों यानी जो फिल्म की समीक्षा करने वाले हैं, ऐसे लोग सारगर्भित सार से भरी हुई कुछ इनके कठिन शब्द के शब्दार्थ नीचे दिए हैं, आप उनको भी पढ़ते चलें, ध्यान से देखते चलें। प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है कि चार्ली के बारे में समीक्षकों को क्या मानना पड़ा। तो चार्ली के बारे में फिल्म समीक्षकों को फिल्म कला के विशेषज्ञों तथा मानविकी के विद्वानों ने गहन शोध किया, परंतु उन्हें यह मानना पड़ा कि चार्ली पर कुछ नया लिखना बेहद कठिन काम है। प्रश्न नंबर 2, कला व सिद्धांत के बारे में क्या बताया गया है। आपको गद्यांश से ये सारे प्रश्नों के उत्तर छांटने हैं। तो इसका उत्तर होगा कला व सिद्धांत के बारे में बताया गया है कि सिद्धांत कला को जन्म नहीं देते, अपितु कला स्वयं अपने सिद्धांत को या तो लेकर आती है या बाद में उन्हें गढ़ना पड़ता है। प्रश्न क्रमांक 3, समीक्षक चार्ली का विश्लेषण कैसे करते हैं। समीक्षक चार्ली को समय व भूगोल से काट कर देखते हैं। वे उसे एक निश्चित दायरे में देखते हैं, जबकि चार्ली समय व भूगोल की सीमा से परे है। उसका संदेश सार्वभौमिक है तथा वह सदैव एक जैसा रहता है। प्रश्न इस गद्यांश का अंतिम प्रश्न, चौथा प्रश्न कि चार्ली के बारे में दर्शक क्या सोचते हैं। तो इसका उत्तर क्या है, ध्यान से देखिए। चार्ली को देखकर लोग स्वयं में चार्ली देखते हैं या वह उन्हें जाना पहचाना लगता है। उसकी हरकतें उन्हें अपनी या आसपास के लोगों जैसी लगती हैं। ये आपने गद्यांश से इन प्रश्नों का चयन किया। और अब आइए गद्यांश नंबर 5। चार्ली के नितांत अभारतीय सौंदर्य शास्त्र की इतनी व्यापक स्वीकृति देखकर राज कपूर ने भारतीय फिल्मों का एक सबसे साहसिक प्रयोग किया। आवारा सिर्फ द ट्रैम्प का शब्दानुवाद ही नहीं था, बल्कि चार्ली का भारतीयकरण ही था। वह अच्छा ही था कि राज कपूर ने चार्ली की नकल करने के आरोपों की परवाह नहीं की। राज कपूर के आवारा और श्री 420 के पहले फिल्मी नायकों पर हंसने की और स्वयं नायकों के अपने पर हंसने की परंपरा नहीं थी। सन 1953 से 1957 के बीच जब चैपलिन अपनी गैर ट्रैम्प नुमा अंतिम फिल्में बना रहे थे, तब राज कपूर चैपलिन का युवा अवतार ले रहे थे। फिर तो दिलीप कुमार बाबुल, शबनम, कोहिनूर, लीडर, गोपी आदि फिल्मों में, देवानंद की फिल्में 9, 2, 11, फंटूस, 3 देवियां, शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन, अमर अकबर एंथनी तथा श्रीदेवी तक किसी न किसी रूप से चैपलिन का कर्ज स्वीकार कर चुके हैं। बुढ़ापे में जब अर्जुन अपने दिवंगत मित्र कृष्ण की पत्नियों को डाकुओं से न बचा सके और हवा में ही तीर चलाते रहे, तो यह दृश्य करुण और हास्योत्पादक दोनों था। किंतु महाभारत में सिर्फ उनकी त्रासद व्याख्या स्वीकार की गई। आज फिल्मों में किसी नायक को झाड़ुओं से पिटता भी दिखाया जा सकता है, लेकिन हर बार हमें चार्ली की ही ऐसी फजीहतें याद आती हैं। ये था गद्यांश। अब इसके गद्यांश से हमें प्रश्न के उत्तरों का जो चयन करना है, तो पहला प्रश्न है, राज कपूर ने क्या साहसिक प्रयोग किया। स्पष्ट है, राज कपूर ने चार्ली के हास्य व करुणा के सामंजस्य के सिद्धांत को भारतीय फिल्मों में उतारा। उन्होंने आवारा फिल्म बनाई
जो द ट्रेंट पर आधारित थी, उन पर चैपलिन की नकल करने के आरोप भी लगे। यही साहसिक प्रयोग राज कपूर ने किया, उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। प्रश्न नंबर 2 है कि राज कपूर ने किससे प्रभावित होकर कौन कौन सी फिल्में बनाई। तो राज कपूर ने चार्ली की कला से प्रभावित होकर के पहली आवारा, दूसरी श्री 400 की जैसी फिल्में बनाई, जिसमें नायकों को स्वयं पर हंसता हुआ दिखाया गया है, जैसे चार्ली अपनी फिल्मों में स्वयं पर हंसता है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, कौन कौन से भारतीय नायकों ने अपने अभिनय में परिवर्तन किया। तो अभी आपने गद्यांश में पढ़ा नाम, राज कपूर, दिलीप कुमार, देवानंद, शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन व श्रीदेवी जैसे कलाकारों ने चार्ली चैपलिन के प्रभाव से अपने अभिनय में परिवर्तन किया है और बहुत अच्छी अच्छी हास्य फिल्में उन्होंने प्रस्तुत की है। और अब इस गद्यांश का अंतिम प्रश्न, यहां महाभारत के किस प्रसंग का उल्लेख किया गया है। तो आपको मालूम है अर्जुन हीरो था, लेकिन यहां पर इस प्रश्न के उत्तर में महाभारत में अर्जुन की वृद्धावस्था का वर्णन है, और जब वह अपने मित्र कृष्ण जो दिवंगत हो चुके थे, उनकी पत्नियों को डाकुओं से बचाने के लिए गए, लेकिन वे बचा न सके तथा हवा में ही तीर चलाते रहे। यह हास्य व करुणा का प्रसंग है, परंतु इसे सिर्फ त्रासद व्याख्या ही माना जाएगा, क्योंकि जो अर्जुन महाभारत का युद्ध जीत सकता है वह डाकुओं से हार गया। यह तो हास्यास्पद ही होगा। इस प्रकार ये प्रश्न थे। अब आइए गद्यांश नंबर 6। चार्ली की अधिकांश फिल्में भाषा का इस्तेमाल नहीं करती, इसलिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा मानवीय होना पड़ा। सवाक चित्रपट यानी बोलती फिल्में पर कई बड़े बड़े कॉमेडियन हुए, लेकिन वे चैपलिन की सार्वभौमिकता तक क्यों नहीं पहुंच पाए, इसकी पड़ताल अभी होने को है। चार्ली का चिर युवा होना या बच्चों जैसा दिखना एक विशेषता तो है ही, सबसे बड़ी विशेषता शायद यह है कि वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते। यानी उनके आसपास जो भी चीजें अड़ंगे, खलनायक, दुष्ट औरतें आदि रहते हैं, वे एक सतत विदेश या प्रदेश बन जाते हैं और चार्ली हम बन जाते हैं। चार्ली के सारे संकटों में हमें यह भी लगता है कि यह मैं भी हो सकता हूं, लेकिन मैं से ज्यादा चार्ली हमें हम लगते हैं। यह संभव है कि कुछ अर्थों में बस्टर कीटन चार्ली चैपलिन से बड़ी हास्य प्रतिभा हो, लेकिन कीटन हास्य का काफका है, जबकि चैपलिन प्रेमचंद से ज्यादा नजदीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए प्रश्नों पर। चार्ली की फिल्मों को मानवीय क्यों होना पड़ा। चार्ली चैपलिन की सार्वभौमिकता का क्या कारण है, चार्ली की फिल्मों की विशेषता क्या है, चार्ली के कारनामे हमें मैं न लगकर हम क्यों लगते हैं, ये 4 प्रश्न बनेंगे। इन चारों प्रश्नों में पहला प्रश्न कि चार्ली की फिल्मों का मानवीय क्यों होना पड़ा, तो इसका उत्तर है चार्ली की फिल्मों में भाषा का प्रयोग नहीं किया गया, अतः उन्हें मानव की क्रियाओं को सहजता व स्वाभाविकता से दिखाया गया ताकि दर्शक उन्हें शीघ्र समझ सके, इसलिए चार्ली की फिल्मों को मानवीय। दूसरा प्रश्न जिसका जिक्र किया मैंने, चार्ली चैपलिन की सार्वभौमिकता का क्या कारण है। तो चार्ली चैपलिन की कला की सार्वभौमिकता के कारणों की जांच अभी होनी है, परंतु कुछ कारण स्पष्ट हैं, जैसे वे सदैव युवा जैसे दिखते हैं तथा दूसरों को अपने लगते हैं, यही सार्वभौमिकता का कारण है। प्रश्न नंबर 3 कि चार्ली की फिल्मों की विशेषता क्या है। तो चार्ली की फिल्मों की जो विशेषता है, तो पहला चार्ली जो है वह चिर युवा या बच्चों जैसे दिखना चाहते हैं, वे किसी को भी विदेशी नहीं लगते, उनके खलनायक सदैव विदेशी लगते हैं। ये है जो चार्ली के चरित्र की कुछ फिल्मों की विशेषताएं हैं, उन्हें हम चार्ली के चरित्र की
विशेषताएं भी कह सकते हैं। और अंतिम प्रश्न है इस गद्यांश का कि चार्ली के कारनामे हमें मैं न लगकर हमें हम क्यों लगते हैं। तो चार्ली के कारनामे इतने अधिक थे कि वे किसी एक पात्र की कहानी नहीं हो सकती। उनके संदर्भ बहुत विस्तृत होते थे। वे हर मनुष्य के आसपास के जीवन को व्यक्त करते हैं। हर मनुष्य के जीवन में कभी न कभी चार्ली जैसा फिल्म में अभिनय करते हैं वैसा घटित होता ही रहता है, इसलिए वे हम लगते हैं। अब आइए मित्रों, अंतिम गद्यांश 7 पर चर्चा करते हैं। अपने जीवन के अधिकांश हिस्सों में हम चार्ली के टीली ही होते हैं, जिसके रोमांस हमेशा पंचर होते रहते हैं। हमारे महानतम क्षणों में कोई भी हमें चिढ़ाकर या लात मारकर भाग सकता है। अपने चरमतम सूरवीर क्षणों में हम क्लैव्य और पलायन के शिकार हो सकते हैं। कभी कभार लाचार होते हुए जीत भी सकते हैं। मूलतः हम सब चार्ली हैं, क्योंकि हम सुपरमैन नहीं हो सकते। सत्ता, शक्ति, बुद्धिमत्ता, प्रेम और पैसे के चरमोत्कर्षों में जब हम आईना देखते हैं तो चेहरा चार्ली चार्ली हो जाता है। ये अंतिम गद्यांश है। इसके जो कुछ प्रश्न हैं उसमें पहला प्रश्न है कि चार्ली के टीली का क्या अभिप्राय है। तो यहां पर चार्ली के टीली का अर्थ है कि चार्ली के कारनामों की नकल। और चार्ली के कारनामे व प्रेम अंत में असफल हो जाते हैं, उसी तरह आम आदमी के रोमांस भी अंत में खुश हो जाते हैं। इस प्रकार हम चार्ली की टीली भी लगते हैं। प्रश्न नंबर 2, चार्ली के चरित्र में कैसी घटनाएं हो जाती हैं। तो चार्ली के चरित्र में अनेक ऐसी घटनाएं होती हैं कि वे सफलता के नजदीक पहुंचने वाले होते हैं तो एकदम असफल हो जाते हैं। कभी लाचार होते हुए भी जीत सकते हैं तो कभी वीरता के क्षण में पलायनवादी भी हो सकते हैं। उनके चरित्र में इस प्रकार एकदम परिवर्तन हो जाता है। प्रश्न नंबर 3, चार्ली किस प्रकार के व्यक्तित्व का प्रतीक है। तो मित्रों, चार्ली उस असफल व्यक्ति के प्रतीक हैं जो सफलता पाने के लिए बहुत परिश्रम करता है। कभी कभी वह सफल भी हो जाता है, परंतु अक्सर वह निरीह व तुच्छ प्राणी ही रहता है। और इस गद्यांश का जो अंतिम प्रश्न है कि चार्ली और सुपरमैन में क्या अंतर है। तो चार्ली आम आदमी है, वह सर्वोच्च स्तर पर पहुंचकर भी अपमान झेलता है, जबकि सुपरमैन शक्तिशाली है, वह सदैव जीतता है तथा अपमानित नहीं होता। अभी आपने इस पाठ के गद्यांश का विस्तृत विश्लेषण देखा और अब इसके बाद इस पाठ में कुछ अभ्यास के जो प्रश्न हैं, मैं उन प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आप उन्हें ध्यान से सुने और समझें। प्रश्न पहला है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि अभी चैपलिन पर करीब 50 वर्षों तक काफी कुछ कहा जाएगा। ये सब अभ्यास के प्रश्न हैं, इनके उत्तर संभावित क्या हो सकते हैं उन्हें समझें, लेकिन समझकर आपको अपनी भाषा में अपनी तरह से उत्तर लिखने हैं, याद नहीं करने हैं। तो प्रश्न जो पहला है कि 50 वर्षों तक काफी कुछ कहा जाएगा, लेखक ने ऐसा क्यों कहा। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि चैपलिन एक महान कलाकार थे। उन पर जितना लिखा जाए कम है। उन्होंने अपने समाज और राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया। उन पर जितना अभी तक लिखा गया है वह कम है। इसलिए लेखक ने कहा कि अभी उन पर 50 वर्षों तक काफी कुछ लिखा जाएगा ताकि उनके जीवन के बारे में लोग अच्छी तरह से जान सकें। ये पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। प्रश्न अभ्यास का दूसरा प्रश्न है कि चैपलिन ने न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया बल्कि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को तोड़ा। इस पंक्ति में लोकतांत्रिक बनाने का
और वर्ण व्यवस्था तोड़ने का क्या अभिप्राय है? क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ, हम इससे पूरी तरह सहमत हैं। लोकतांत्रिक बनाने का अर्थ है आम व्यक्ति के लिए उपयोगी बनाना। चार्ली से पहले फिल्में एक वर्ग विशेष के लिए बनाई जाती थी। इनका निर्माण सामंतों, बुद्धिजीवियों, कलाकारों आदि की रुचियों के अनुरूप किया जाता था। चार्ली ने अपनी फिल्मों में आम आदमी को स्थान दिया, उनकी भावनाओं को अभिव्यक्ति दी। उसने हर व्यक्ति की कमजोरी को बताया। इस प्रकार उन्होंने लोकतांत्रिक बनाया। और वर्ण व्यवस्था तोड़ा, इस पर ध्यान दीजिए कि वर्ण व्यवस्था तोड़ने का अर्थ है जाति संबंधी व्यवस्था को तोड़ना। चार्ली ने फिल्मों में निम्न वर्ग को स्थान दिया। कुछ लोग किसी विचारधारा के समर्थन में फिल्म बनाते थे। चार्ली ने इस जकड़न को तोड़ा तथा सारे संसार के व्यक्तियों के लिए फिल्में बनाई। उन्होंने कला के एकाधिकार को समाप्त किया। चार्ली में हर व्यक्ति को अपनी छवि दिखती है। इस प्रकार उन्होंने वर्ण व्यवस्था को तोड़ा है। अब आइए इसके अभ्यास के प्रश्न 3 पर चर्चा करते हैं। लेखक ने चार्ली का भारतीयकरण किसे कहा है और क्यों? गांधी और नेहरू ने भी उनका सानिध्य क्यों चाहा? तो लेखक ने चार्ली का भारतीयकरण राज कपूर जी को कहा, क्योंकि उस समय वही एकमात्र नायक थे जो चार्ली की नकल किया करते थे। अपनी कई फिल्मों में उन्होंने चार्ली जैसी एक्टिंग अभिनय की। आवारा, श्री 420 आदि फिल्मों के माध्यम से राज कपूर जी ने चार्ली का भारतीयकरण किया। महात्मा गांधी से चार्ली का बहुत लगाव था, इसलिए कि चार्ली मानवतावादी था। वह किसी में भेद नहीं करता था। वह आम आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ था। सभी उसमें अपनी छवि देखते थे। श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी दोनों ही चार्ली का सानिध्य चाहते थे, ताकि उनकी क्षमताओं, उनकी कार्यकुशलता आदि से बहुत कुछ सीखा जा सके। अब इसका प्रश्न क्रमांक 4, लेखक ने कलाकृति और रस के संदर्भ में किसे श्रेयकर माना है और क्यों? क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण दे सकते हैं जहां कई रस साथ साथ आए हों? तो लेखक ने कलाकृति और रस के संदर्भ में रस को श्रेयकर माना है। किसी कलाकृति में एक साथ कई रसों को मिश्रित हो तो वह समृद्ध व रुचिकर बनती है। जीवन में हर्ष व विषाद तो आते जाते रहते हैं। करुण रस का हास्य में बदल जाना एक ऐसे रस की मांग करता है जो भारतीय परंपरा में नहीं मिलता। चार्ली की एक फिल्म से उदाहरण ध्यान दीजिए। इनकी फिल्में देखिए तो आपको मिलेगा कि युवक युवती लाइब्रेरी में बैठकर प्रेम वार्तालाप कर रहे हैं। उसी समय सुरक्षा अधिकारी उन्हें देखता है तो उनमें भय का संचार हो जाता है। इस प्रकार आप देखिए कि भयानक रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, कई रसों का एक साथ यहां सामंजस्य हमें उनकी फिल्म में देखने को